प्यारे बच्चों नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों आप सभी जानते हैं कि दिल्ली सरकार ने फाइनल टर्म का मॉडल पेपर जारी कर दिया है 9वीं क्लास का और 10th क्लास का। तो बच्चों इसके पहले भाग 1 में और भाग 2 में हमने खंड का और खंड खा को पढ़ लिया था। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी संपूर्ण व्याकरण वाले प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ बच्चों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो ये देखिए आपका पेपर का प्रारूप है। आपका पेपर 4 भागों में बटा होता है। तो खंड का और खंड खा इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग खंड गा को पढ़ेंगे जिसका नाम है अनुप्रयुक्त व्याकरणम। क्या नाम है ध्यान से देखिए, अनुप्रयुक्त व्याकरणम यानी जो व्याकरण है उसका प्रयोग कैसे करते हैं ये इस भाग में पढ़ेंगे। और यह 25 अंक का है। कितने अंक का है? 25 अंक का है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो ये देखिए खंड गा के अंतर्गत आपका प्रश्न नंबर 5 होता है संधि का। किसका होता है? संधि का। देखिए यहाँ पे लिखा गया है अधोलिखितानां पदानां संधि पदम विच्छेद पदम व कुर। यानी अगर संधि है तो विच्छेद करना है। जैसे देखिए पहले उदाहरण में संधि है तो इसका विच्छेद करना है, दूसरे में विच्छेद है तो इसका आपको संधि करना है। और आप सभी जानते हैं बच्चों कि आपके फाइनल टर्म सिलेबस में तीनों संधियां हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि है। यानी तीनों संधि आपके सिलेबस में है। तो अगर आपने संधि की वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जा करके तीनों संधि की वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है चलेत उच्छलेत। इसमें आपको विच्छेद करना है। तो विच्छेद करने के लिए बच्चों सर्वप्रथम इसको 2-3 बार बोलिए तो अपने आप पता चल जाएगा कहाँ से यह अलग होगा। चलेत उच्छलेत, चलेत उच्छलेत। तो इसमें क्या निकला? चलेत प्लस उच्छलेत। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया? चलेत प्लस उच्छलेत। अब यहाँ जो ता था, ता ता बराबर क्या हो गया? दा। ता दा में बदल गया। कौन संधि है? जसत्व संधि है। प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं व्यंजन संधि के अंतर्गत एक संधि है जसत्व। तो इसमें जसत्व संधि है। जसत्व संधि क्या कहती है कि वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाए। अब ता क्या है? ता वर्ग का प्रथम वर्ण है, इसके स्थान पर दा हो गया। देखिए ना यहाँ पे लिखा चलेत उच्छलेत और जो बाद वाला ऊ था वो दा में लग गया है। समझ गए ना? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है अधुना प्लस एव। इसमें आपको संधि करना है। तो यहाँ पे कौन कौन से दो वर्ण मिल रहे हैं? आ प्लस ए मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आ प्लस ए। तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे? वृद्ध संधि के द्वारा आए में बदल जाएंगे। किसमें बदल जाएंगे? आए में। किस संधि से? वृद्ध संधि से। तो हमने आपको बताया कि संधि की वीडियो हमने बना रखी है। तो अगर आपने नहीं देखा है ना तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख लें। तो इसका संधि पद होगा अधुनेव। क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए अधुनेव। सुनना गया। अगला है खगोत्तमाम। इसका विच्छेद करना है। तो इसमें कौन संधि है? गुण संधि है। कौन संधि है? गुण संधि है। तो इसका विच्छेद होगा प्यारे बच्चों खग प्लस उत्तमः। क्या हो जाएगा? खग प्लस उत्तमः। और यह उदाहरण किस पाठ का है? जटायु शौर्यम। जो पाठ हमने पढ़ा है उसी का ये एग्जाम्पल है। अगला उदाहरण है केतु प्लस अहम। अब यहाँ देखिए केतु, इसके अंत में क्या है? विसर्ग है। विसर्ग के बाद क्या है? आ। और विसर्ग के पहले क्या है? देखिए छोटा ऊ है। क्या है? छोटा ऊ। तो जो विसर्ग है इसके स्थान पे रा का आदेश हो जाएगा। किसका आदेश हो जाएगा? रा का आदेश हो जाएगा। फिर ये जो आ है ये आ इस रा में लग जाएगा। तो ये रा जो है पूरा हो जाएगा और आपका संधि पद बनेगा केतुर अहम। क्या बनेगा? केतुर अहम। ये किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग को रा आदेश हो जाता है कब? जब विसर्ग के पहले आ को छोड़ करके अन्य कोई स्वर हो। यहाँ पर देखिए ऊ है। क्या है? ऊ। और विसर्ग के बाद क्या है? आ। तो विसर्ग किस में बदल गया? रा में बदल गया।
और जो बाद वाला आ था ये रा में लग गया, इसलिए क्या बन गया, केतुर अहम। समझ में आ रहा है ना। चलिए अंतिम विकल्प देखते हैं, तदीयम, इसका विच्छेद करना है तो क्या हो जाएगा, तत्पलस ईयम। इसमें भी प्यारे बच्चों जसत्व संधि है। कौन संधि है, जसत्व संधि है, यानी जो तत् का ता है वह दा में बदल गया संधि के द्वारा, यानी जो ता था वो किस में बदल गया, दा में, यानी पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल गया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों अगर आप संधि पढ़ेंगे तो 4 में से 4, यानी संधि 5 दिया गया रहता है, 4 करने होते हैं, तो इस तरह से पढ़ेंगे तो आप संधि के 4 में से 4 अंक जरूर प्राप्त करेंगे। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 6 होता है। प्रश्न नंबर 6 किसका होता है, देखिए लिखा गया है, यथा निर्देशम उचितम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत, यानी ये विभक्ति का प्रश्न होता है। तो विभक्ति जानते हैं ना, कारक और विभक्ति। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम कारक को बगल में ही रखेंगे। ये क्या है, कारक चिन्ह है। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान से अलगाव, षष्ठी संबंध काकी के सप्तमी अधिकरण में पर प्रथमा संबोधन हे भो अरे, ये संबोधन के कारक मतलब कारक चिन्ह है। तो अगर इतना आपको याद हो गया तब आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और इस भी यहाँ पे भी 5 दिए गए हैं, आपको 4 करना है, 4 अंक का ये है। तो पहला उदाहरण है, देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान है, उसके बाद लिखा है कदा कार्यम पूर्णम करिष्यति, कदा कार्यम पूर्णम करिष्यति। अब यहाँ पे कर्ता को गायब कर दिया गया है, तो यहाँ पे कर्ता क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, करिष्यति, करेगा, कार्य को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भवंतम इसमें द्वितीय विभक्ति है, भवता इसमें तृतीय विभक्ति है, भवतः में जो है षष्ठी विभक्ति है, ये द्वितीय तृतीय षष्ठी। तो कर्ता में प्यारे बच्चों देखिए कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा, तो इसमें हो जाएगा भावान। क्या सही हो जाएगा, भावान। समझ में आ रहा है ना। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देखिए, गजः शाखाम तोड़यति, हाथी ने पेड़ की शाखा को तोड़ दिया। तो इसमें विकल्प है शुंडाय, शुंडम, शुंडेन, शुंडस। तो हाथी ने सूंड से पेड़ की डाली को तोड़ दिया, यानी सूंड से मतलब द्वारा, यानी तृतीया विभक्ति। तो कौन सा उदाहरण सही हो जाएगा, शुंडेन, क्योंकि तृतीया करण से द्वारा, यानी हाथी ने सूंड के द्वारा तोड़ दिया, तो यहाँ पे शुंडेन सही हो जाएगा। शुंडाय में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी है, शुंडम में द्वितीय है, शुंडस में षष्ठी है, शुंडेन में तृतीय है, इसलिए आपका गा वाला विकल्प सही हुआ है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान है, वार्तालापः ज्ञानप्रदः भवति, वार्तालाप यानी उससे बातचीत ज्ञानप्रद होती है, किससे, विद्वद्भ्या विदुषाम विद्वत्सु विद्वांसः। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों विदुषाम, क्योंकि वाक्य बनेगा विदुषाम वार्तालापः ज्ञानप्रदः भवति, विद्वानों का मतलब षष्ठी। तो यहाँ देखिए ना, षष्ठी का की के, तो इसमें हो जाएगा विदुषाम। विदुषाम में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। तो विदुषाम वार्तालापः ज्ञानप्रदः भवति, ये सही हो जाएगा। अगला है इसी का, देखिए चौथा प्रश्न है, तस्मिन, अत्र का विभक्ति, तस्मिन में विभक्ति कौन सी है, प्रथमा, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो तस्मिन का अर्थ होता है बच्चों उसमें, क्या अर्थ होता है, उसमें, में मतलब सप्तमी, में मतलब देखिए ना यहाँ पे लिखा है में मतलब सप्तमी, तो इसमें कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, तो आपका विकल्प से हो जाएगा चौथा। अंतिम प्रश्न है इसका, शिष्यः औषधम आनयति, शिष्य जो है दवाई लाता है, औषधम माने क्या होता है, दवाई, आनयति मतलब लाता है, तो किसके लिए ला रहा है, गुरु के लिए। तो गुरुवे, गुरोह, गुरुम, गुरु, तो गुरु के लिए। अब के लिए देखिए कहाँ पे है, चतुर्थी में है, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति किस में है, गुरुवे में है, तो आपका विकल्प सही हो जाएगा का वाला, गुरुवे। शिष्यः गुरुवे औषधम आनयति, शिष्य गुरु के लिए औषध लाता है। तो इस तरह से आपने विभक्ति वाले प्रश्न कर लिए। अब इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 है, कौन सा है, प्रश्न नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, उचित लकारम प्रयुज्य
क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। यानी ये क्रियापद का यानी जो धातु रूप पढ़ते हैं ना, आपके सिलेबस में धातु रूप दिया गया है, यह उसका प्रश्न है। यानी इसमें धातु रूप यानी क्रियापद पूछा जाएगा। और इसमें भी कितने करने हैं? केवलम चतुष्टयम, केवल 4 करने हैं, 4 नंबर का है। तो प्यारे बच्चों, कर्ता और क्रिया भरने के लिए सर्वप्रथम हम आपको कर्ता और क्रिया की तालिका दिखाते हैं। तो ये देखिए, पर आप जानते हैं ना पुरुष कितने होते हैं? 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इस तरह से 9 प्रकार के कर्ता होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। सा, तौ, ते, त्वम, इवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये कर्ता है। उसी तरह से क्रिया भी होती है। पठति, पठता, पठन्ति, पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। इन सब बातों पर बच्चों हमने जो आपके लिए अनुवाद वाली वीडियो बनाई नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगी अनुवाद की वीडियो। तो अनुवाद वाली वीडियो में हमने इसका विस्तार रूप से जिक्र किया है। तो अनुवाद वाली वीडियो देखने के बाद ये प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएगा। ये तालिका हम आपको इसलिए लाए हैं कि इसका उत्तर कैसे ढूंढेंगे, ये आप इस तालिका में देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, उत्तमः बालकः नित्यं पाठम। अब आपको क्रिया चुननी है। पहला है पठेयम, दूसरा है पठे, तीसरा है पठेत, चौथा है पठेताम। तो बच्चों क्रिया भरने के लिए, क्या भरने के लिए? क्रिया, हमें कर्ता देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए कर्ता कौन है? उत्तमः बालकः। अभी उत्तमः बालकः कौन सा कर्ता होगा? P1 का कर्ता होगा, यानी प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता होगा। तो उसकी क्रिया हो जाएगी पठेत। क्या हो जाएगी? पठेत। यहाँ पे बच्चों जो चारों रूप दिए गए हैं ना, ये विधिलिंग लकार के रूप हैं। किस लकार के? विधिलिंग लकार के। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयु, पठेम, विधिलिंग लकार में रूप चलता है। जिन बच्चों को 5 लकार में रूप याद होंगे वो जानते होंगे। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 है, सभागारे बहवः श्रोतारः। अब क्या भरेंगे इसमें? अस्ति, अस्ता, अस्था, सन्ति। तो सभागारे मतलब असेंबली में, बहवः बहुत से, श्रोतारः श्रोतागण। अब क्या भरेंगे? सन्ति। कौन क्या भरेंगे? सन्ति। यानी सभागार में बहुत से श्रोता हैं। एक के लिए अस्ति, बहुत के लिए सन्ति, ये आप सभी जानते हैं। इसके बाद तीसरा है इसी का, देखिएगा लिखा हुआ मुनये भिक्षाम। मुनि, मुनये मुनि के लिए, भिक्षाम भिक्षा। अब क्रिया इसमें भरनी है तो क्या भरेंगे? पहला है ददातु, दूसरा है देहि, तीसरा है ददतु, चौथा है ददानि। ये चारों क्रियापद किस लकार के हैं? लोट लकार के हैं। किस लकार के हैं बच्चों? लोट लकार के, क्योंकि आज्ञा और अनुमति में लोट लकार का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? देहि। क्या आ जाएगा? देहि। क्यों? क्योंकि आपने टीवी सीरियल में देखा नहीं है, जब कोई ब्रह्मचारी शिष्य जो है भिक्षा मांगने आता है तो क्या कहता है? भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। इसी तरह से मांगता है ना, तो ऐसे यहाँ पर मुनये भिक्षाम देहि। तो क्या भरेंगे? देहि। बहुत अच्छे। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है, जनकः मम कृते द्विचक्रिकां। क्रियापद भरनी है। पहला है क्रेष्यति, दूसरा है क्रेष्यसि, तीसरा है क्रेष्यता, चौथा है क्रेष्यामि। तो इसमें कौन सी क्रिया धातु है बच्चों? क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री। क्री माने क्या होता है? खरीदना। क्री माने क्या होता है? खरीदना। ये धातु रूप भी आप याद रखो। कौन सी धातु खरीदने के लिए प्रयुक्त होती है? जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाई, BUY। क्या कहते हैं? बाई। बाई माने क्या होता है? खरीदना। उसी को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्री। तो क्री धातु के रूप है क्रेष्यति, क्रेष्यसि, क्रेष्यता, क्रेष्यामि। तो इसमें कौन सा भरेंगे? तो देखो बच्चों, कर्ता है जनकः। जनका मतलब फादर यानी पिता। तो ये P1 के कर्ता है। कौन से कर्ता है? P1 के कर्ता है। तो P1 के कर्ता के लिए हम P1 की क्रिया लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? क्रेष्यति। क्या हो जाएगा? क्रेष्यति। समझ गया ना? जैसे पठति वैसे क्रेष्यति। तो आपका विकल्प सही होगा क वाला। पांचवा प्रश्न है बच्चों, शिष्या गुरोः वचनम अवधानेन। शिष्य गुरु के वचनों को अवधानेन ध्यान पूर्वक क्या करता है? सुनता है। तो इसमें क्रिया कौन सी भरेंगे? आशृणुताम,
आशृण्वन्, आशृणुतम, आशृणोत। तो ये सभी जो है श्रु धातु, कौन सी धातु? श्रु। श्रु माने क्या होता है? सुनना। श्रु माने क्या होता है? सुनना। सुन रहे हैं ना? बहुत अच्छे। तो श्रु धातु का ये लंग लकार भूतकाल का रूप है। तो यहाँ पर देखिए कर्ता कौन है? शिष्यः। अब शिष्य कौन सा कर्ता होगा? P1 का कर्ता होगा। तो इसकी जो क्रिया होगी P1 की आएगी। तो क्या हो जाएगा? आशृणोत। समझ गए ना बच्चों? तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो 4 में से 4 अंक प्राप्त करने में पूरे अंक प्राप्त करेंगे आप। और अनुवाद की वीडियो देखना है तो यहाँ फिर देखिए ना, ये लिंक है, यहाँ पर जाकर के अनुवाद की वीडियो आप अच्छे से देख लें। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 8 होता है। कौन सा प्रश्न? प्रश्न नंबर 8। कौन सा प्रश्न होता है? उपपद विभक्ति का। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कारको उपपद विभक्तिम आश्रित उचित पदान विकल्पेभ्यः चिनुत। यानी कारक उपपद विभक्ति का आश्रय लेकर के उचित पद चुनिए और विकल्प भर के वाक्य को लिखिए। और इसमें कितने करने हैं? केवलम प्रश्न चतुष्टयम, 4 करना है। प्यारे बच्चों अगर आप 5 कर लेते हैं ना तो पूरे 5 कर लीजिए, जो 4 सही होगा उसके आपको नंबर मिल जाएंगे। अब ये उपपद विभक्ति क्या होती है, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। उपपद विभक्ति, उप मतलब समीप में और पद मतलब पद, यानी किसी पद की समीपता के कारण जो विभक्ति होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। समझ गए? अब देखिए पहला वाक्य है आपका, रिक्त स्थान है, अधः छात्राः उपविष्टाः सन्ति। अधः मतलब नीचे छात्र बैठे हुए हैं। अब किसके नीचे? मंचात, मंचम, मंचस, मंचाय। मंच माने क्या होता है बच्चों? जानते हो ना? स्टेज। मंच माने क्या होता है? स्टेज, जिसको आप इंग्लिश में स्टेज कहते हैं। एनुअल डे पे आपके विद्यालय में फंक्शन होता है तो स्टेज के ऊपर होता है ना, तो वही मंच है। तो मंच के नीचे छात्र बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, आधा इस पद के कारण जो है, जो यहाँ पे पद भरा जाएगा उसमें षष्ठी होगी, तो आपका विकल्प सही होगा मंचस। आप जानते हैं आधा माने क्या होता है? नीचे। इसी तरह से एक पद है ऊपरी। ऊपरी, ऊपर। ऊपरी माने क्या होता है? ऊपर। इसके योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे वृक्षस्य ऊपरी खगाः तिष्ठति, पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है। तो आधा और ऊपरी इन दोनों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, पिता क्रुध्यति यानी कुप्यति। पिता क्रोध करता है। कुप्यति माने क्या होता है? क्रोध करना। कुप्यति माने क्या होता है? क्रोध करना। अब जिसके ऊपर क्रोध करेगा वह चतुर्थी में होगा। चतुर्थी विभक्ति में ये नियम है कि जिसके ऊपर हम क्रोध करते हैं वह चतुर्थी विभक्ति में होगा। तो पुत्राय, पुत्रयो, पुत्रम, पुत्रात्। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? पुत्राय। पिता पुत्र के ऊपर क्रोध करता है। क्यों क्रोध कर रहा है? क्योंकि पेपर नजदीक आ गया, फिर भी उसका पुत्र नहीं पढ़ रहा है। तीसरा वाक्य देखिए, रिक्त स्थान है, सार्धम पुत्री अपगायति। सार्धम मतलब साथ। सार्धम मतलब क्या होता है? साथ। और इसके योग में तृतीया विभक्ति होती है। तो साथ पुत्री भी गाती है। किसके साथ गाती है? माता के साथ। यहाँ पे 4 विकल्प हैं, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातु। तो प्यारे बच्चों इसमें मात्रा में जो है तृतीया विभक्ति है, तो सही हो जाएगा आपका मात्रा। मात्रा सार्धम पुत्री अपि गायति, माता के साथ बेटी भी गाती है। आपका अगला वाक्य है, शिशु बिभेति। शिशु मतलब बालक, बिभेत मतलब डरता है। बिभेत ये अनुवाद में भी आता है, हम आपसे कहते हैं ये क्रिया याद कर लो, कौन सी? बिभेति। बिभेत माने क्या होता है? डरना। तो जिससे हम डरते हैं, यानी जो हमारे भय का कारण होता है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? शुनकस्य, शुनकानाम, शुनकेन, शुनकात। तो यहाँ पे देखो बच्चों शुनक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शुनक। शुनक माने क्या होता है? कुत्ता। शुनक माने क्या होता है? कुत्ता। यानी जो शिशु है वो कुत्ते से डर रहा है, तो जिससे डरते हैं उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? चौथा, शुनकात। शुनकात मतलब कुत्ते से। आपका अंतिम प्रश्न है,
इस खंड का मिष्ठान्नम रोचते। अब देखो ना, रोचते का प्रयोग हो गया। रोचते मतलब अच्छा लगना। रोचते का क्या अर्थ होता है? अच्छा लगना। जैसे मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मह्यम पठनम रोचते। तो ऐसे रोचते का प्रयोग होने पर जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। ये नियम है, इसको याद कर लो। नहीं आता है तो अनुवाद वाली वीडियो जाके देख लें। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? पहला है बालिकाया, दूसरा है बालिकायै, तीसरा है बालिकाम, चौथा है बालिकया। तो किस में चतुर्थी विभक्ति है? बालिकायै में है। तो ये आपका खा वाला विकल्प सही हो जाएगा। समझ में आ गया ना? बहुत अच्छे। इसके बाद प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 होता है प्रकृत और प्रत्यय का। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, रेखांकित पदेषु प्रकृति ही प्रत्ययम विभज्य संयोजवा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों में प्रकृति और प्रत्यय को विभज्य मतलब अलग करके, संयोज मतलब जोड़ करके लिखिए। और कितने करने हैं? 3 करने हैं। यहाँ पे देखो लिखा ना, केवलम प्रश्न त्रयम, 3 करने हैं। यानी जो प्रत्यय है वो 3 नंबर की है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आपका जो मिड टर्म था उसमें 4 प्रत्यय थे, लेकिन फाइनल टर्म में 7 प्रत्यय हैं। कितनी प्रत्यय हैं? 7 प्रत्यय हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए यहाँ पे मूल मंत्र के नाम से हमने 7 प्रत्ययों को बताया है। ये देखिए, कत्वा, ल्यप, तुमुन और कैत, 4 प्रत्यय ये हो गई। उसके बाद 3 प्रत्यय ये कत्वतु, क्षत्रि और सानच। ये 7 प्रत्यय आपके सिलेबस में हैं। फाइनल टर्म में, मिड टर्म में ये 4 थी और यही 4 जो है उसमें थी मिड टर्म में, लेकिन ये 3 और बढ़ गई हैं फाइनल टर्म में। यानी आपको फाइनल टर्म के लिए पूरे 7 पढ़ने पड़ेंगे। तो किस प्रत्यय का क्या जुड़ता है? देखो, कत्वा प्रत्यय का क्या जुड़ता है? त्वा। लेप प्रत्यय का क्या जुड़ता है? या। तुमुन प्रत्यय का क्या जुड़ता है? तुम। केत प्रत्यय का क्या जुड़ता है? ता। कतवतु का क्या जुड़ता है? तवत। क्षत्रि का क्या जुड़ता है? अत। और सानच का क्या जुड़ता है? आन और मान। तो ये जो मूल मंत्र है ना बच्चों, किस प्रत्यय का क्या जुड़ता है वही तो आपको याद करना है। ये 7 प्रत्यय हैं और किस प्रत्यय का क्या जुड़ता है यही आपको याद रखना है। यानी जब हम जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे और अलग करेंगे तो ये मूल प्रत्यय जो हैं इनको लिखेंगे। कैसे करेंगे? आइए प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, तान एव मिलित्वा पृथक्तया व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। अब इसमें मिलित्वा रेखांकित पद है, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें आपको छाट के लिखना है। पहला है मिल प्लस त्वा, दूसरा है मिल प्लस कत्वा, तीसरा है मिल प्लस कत्वा, चौथा है मिल प्लस त्वा। अब देखो बच्चों, हमने आपको बताया ना कि मिल त्वा। अब त्वा मिल गया, क्या मिल गया? त्वा। त्वा कौन सी प्रत्यय का है? कत्वा का है। किसका है? कत्वा का है। कितना आसान है प्रत्यय खोजना। बस यही तो याद करना है, जो मूल मंत्र है ना इसी को याद कर लीजिए। तो अब यहाँ पे जब भी हम प्रकृत प्रत्यय का विभाग करेंगे, क्या करेंगे? विभाग। विभाग मतलब अलग अलग करना। तो जब अलग अलग करेंगे तो मूल प्रत्यय मूल धातु। तो यहाँ मिलित्वा में धातु कौन सी है? मिल धातु है। प्रत्यय कौन सी है? कत्वा है। इसीलिए ये वाला विकल्प सही होगा, खा वाला, मिल प्लस कत्वा। अब कोई बच्चा कहे कि सर जी पहला वाला क्यों नहीं सही, यहाँ भी तो मिल और त्वा है। तो बच्चों, ये धातु तो मिल है लेकिन ये त्वा प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय क्या है? कत्वा। इसलिए आपका विकल्प सही होगा खा वाला। समझ गए ना? बहुत आसान है प्रकृत प्रत्यय को अलग अलग करना। दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, चित्र वस्तून दृष्ट्वा सह विस्मयम, उसके बाद गम प्लस क्यत। अब यहाँ पे आपको इनको जोड़ना है। तो गतः, गता, गच्छन, गंतुम। तो यहाँ पे देखिए कौन से प्रत्यय जोड़ना है? क्यत जोड़ना है। अब क्यत प्रत्यय का क्या जुड़ता है? ता जुड़ता है। अब पुल्लिंग में इसका रूप चलेगा बालक की तरह, यानी ये वाला विकल्प बनेगा। और स्त्रीलिंग में ये वाला बनेगा गतः। अब यहाँ पे दोनों विकल्प हो सकते हैं। अब कौन सा विकल्प सही है ये हमारे लिए थोड़ा सा चिंतन करने वाला विषय है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका कर्ता है वो सा है। सा माने क्या होता है? वह।
सा माने क्या होता है? वह। इंग्लिश में कहेंगे तो सा माने होता है CSHE। सी मतलब वह, बालिका के लिए। तो ये सा है बालिका के लिए, तो आपका विकल्प सही हो जाएगा प्यारे बच्चों दूसरा खा, यानी गता। और ये वाक्य किस पाठ का है? स्वर्ण का जो आपका दूसरा पाठ है उसी का है। जो बच्चे पढ़े होंगे तुरंत कहेंगे सर जी इसमें गता सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही? गता। चित्र विचित्र वस्तून दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, वो जो बालिका थी वो आश्चर्यचकित हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी का। ये देखिए, रामस्य सेना लंकाम गम पलस्तुमुन सेतुम निर्माति। राम के सेना ने लंका पर जाने के लिए सेतु यानी पुल का निर्माण किया। अब यहाँ गम प्लस तुमुन इनको जोड़ना है। गत्वा, गातुम, गंतुम और गतम। तो यहाँ पे तुमुन को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? तुमुन को। तो यहाँ पर देखिए ना, तुमुन का क्या जुड़ता है? तुम जुड़ता है। तो बस गम प्लस तुमुन क्या जोड़ना है? गम प्लस तुमुन। तो तुमुन का क्या जुड़ता है? तुम जुड़ता है। तो क्या सही हो जाएगा? गा वाला विकल्प सही हो जाएगा, गंतुम। क्या सही होगा? गंतुम। चलिए बहुत अच्छा। अगला अंतिम उदाहरण है, बालिका बिहस वस्तुम स्वीकरोति। बालिका जो है हंस करके वस्तु को स्वीकार करती है। बिहस, इसमें प्रकृत प्रत्यय को अलग करना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, बिहस के अंत में क्या है? या। अब या जो है किस प्रत्यय में जुड़ता है? ये देखिए लेप में जुड़ता है। यानी इसमें कौन सी प्रत्यय लगी है? लेप प्रत्यय। है ना कितना आसान। अब लेप प्रत्यय कहाँ जुड़ती है बच्चों? ये थोड़ा सा चिंतनीय बिंदु है। कहाँ जुड़ती है? यदि धातु के पहले उपसर्ग लगा हो। क्या लगा हो? उपसर्ग। उपसर्ग प्लस धातु प्लस लेप प्रत्यय जुड़ती है। अब यहाँ पे बिहस में कौन सा विकल्प सही है? पहला है बिहस प्लस या, दूसरा है बी प्लस हस्य, तीसरा है बिहस प्लस ऋत और चौथा है बी हस लेप। तो कौन सा विकल्प सही होगा? जल्दी बताइए। आपका विकल्प सही होगा प्यारे बच्चों ये जो चौथा विकल्प है बी हस लेप। बी उपसर्ग है, हस धातु है और लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय का ही क्या जुड़ता है? या। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो प्रत्यय वाले 3 में से 3 अंक आप प्राप्त करने में सफल होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। 10वां प्रश्न है, अंका नाम स्थाने उचित संख्या पदान लिखत। यानी ये संख्या का प्रश्न है, यानी नंबर नेम। इंग्लिश में क्या कहेंगे? नंबर नेम। जैसे आप इंग्लिश में याद करते हो ना 1 2 3 4, तो वैसे संस्कृत में भी संख्या होती है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख रखा है 1 से 4 तक तीनों लिंगों में संख्याएं अलग अलग होती हैं। एकः, एका, एकम, द्वौ, द्वे, द्वे, त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, चत्वारः, चत्सरः, चत्वारि। अब यहाँ पर देखो एक सवाल हल कर देखो। वेदाः सन्ति, वेद हैं, क्या है? 4। अब ये वेदाः ये पुल्लिंग का है, तो 4 में क्या भरेंगे? चत्वारः। कहाँ लिखा हुआ है? ये देखिए चत्वारः भरेंगे। क्या भरेंगे? चत्वारः। समझ गए ना। उसके बाद परिवारे सदस्याः सन्ति, कितने सदस्य हैं? 9। तो 9 को क्या कहेंगे? ये देखिए 9 को क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे ये 9 को 9 ही लिखते हैं। समझ गए ना। इस तरह से यहाँ पे हमने 50 तक की संख्याएं दिखाई गई हैं। आगे की संख्याएं आप स्वयं लिख सकते हैं। तो वेदाः क्या भरेंगे? चत्वाराः सन्ति। दूसरे में क्या भरेंगे? परिवारे 9 सदस्याः सन्ति। तीसरे में भरेंगे मोहनः प्रतिशत अंकान प्राप्तवान। कितने प्रतिशत? 75। अब 75 यानी 75 को संस्कृत में क्या कहते हैं? देखिए पंचसप्तति। क्या कहते हैं? पंचसप्तति। उसके बाद चौथा है पिता पुत्राय रूपकाणि ददाति। पिता पुत्र को 100 रुपये देता है। अब 100 को क्या कहते हैं? शतम। उसके बाद विद्यालय कक्षाः सन्ति। विद्यालय में क्लासरूम है, यानी क्लास हैं। तो कितने क्लास हैं? अष्टविंशति। क्या हो जाएगा? अष्टविंशति। समझ गए ना।
बहुत अच्छे। तो ये संख्या वाले प्रश्न है। ये कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। 4 करने होंगे आधे आधे नंबर के, यानी 2 नंबर का संख्या है। तो 1 से लेकर के 100 तक संख्या याद करेंगे तो ये 4 नंबर आप प्राप्त कर लेंगे। 4 नंबर नहीं, 2 नंबर। 4 करने हैं, 2 नंबर का ये प्रश्न है। इसके बाद आपका 11वां प्रश्न है। देखिए क्या लिखा हुआ है। अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गम संयोज्य विभज्य व लिखत। नीचे लिखे हुए उपसर्ग को जोड़कर या अलग करिए। यानी ये उपसर्ग वाला प्रश्न है। किसका प्रश्न है? उपसर्ग वाला प्रश्न है। कितने करने हैं? 4 करने हैं, 2 नंबर का है। यानी एक एक विकल्प यानी प्रश्न आधे आधे नंबर का है। तो उपसर्ग जानते हैं ना क्या होते हैं? जो किसी शब्द या धातु के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसी को उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की संख्या कितनी है? 22। कितनी संख्या है? 22। कौन कौन से हैं? तो ये देखिए ट्रिक है, इसको हमने एक ट्रिक से बनाया है। कैसे पढ़ेंगे? पर परा परि प्रति अधि अभि अति अपि। पर परा परि प्रति अधि अभि अति अपि। दुर्दुष निर्निश बीसम आंगनी बीसम आंगनी अनु अवसु उत उप अप। इस तरह से याद करेंगे बच्चों। जो आपने गीत सुना है ना, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, उसी गीत तर्ज पर यह गीत है। पर परा परि प्रति अधि अभि अति अपि। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। पर परा परि प्रति अधि अभि अति अपि। दुर्दुष निर्निश दुर्दुष निर्निश बीसम आंगनी अनु अवसु उत उप अप। ये 22 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं? 22। इनको क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है ना, इसमें से किसी में अलग करना है, किसी में जोड़ना है। किसी में अलग करना है, किसी में जोड़ना है। जैसे देखो पहला क्या है? सम पलस रक्षन्ति। अब यहाँ पे जोड़ना है क्योंकि पलस लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? देखिए संरक्षन्ति। जो माँ है बच्चों, वो सा के ऊपर अनुस्वार के रूप में लग गई और अक्षंत जुड़ गया, तो क्या बन गया? संरक्षन्ति। ये उपसर्ग का प्रश्न बहुत आसान होता है। थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो कर लेंगे। उसके बाद है पर्यतते। क्या लिखा है? पर्यतते। अब इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए यहाँ पे उपसर्ग में कहाँ पे आया है? प्रा। ये देखो पहला ही उपसर्ग है प्रा। तो कैसे लिखेंगे? प्रा प्लस यतते। क्या लिखेंगे? प्रा प्लस यतते। अगला है अधिक्षिपति। इसका भी आपको अलग अलग करना है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? आधि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? आधि। आधि प्लस क्षिपति। उसके बाद चौथा है बी प्लस गृहीत। तब इसमें कुछ नहीं करना है, कोई संधि भी नहीं करना है, बस जोड़ देना है। क्या बन जाएगा? विगृहीत। है ना आसान? बस प्लस को हटाइए, दोनों को मिला दीजिए। अंतिम है प्रति प्लस भाति। तो इसमें भी संधि वंधि कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ देना है। तो क्या बन गया? प्रतिभाति। क्या बन गया? प्रतिभाति। बहुत अच्छे। और हाँ, एक बात और कहनी है बच्चों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम 10वीं कक्षा की भी वीडियो आपको बनाएंगे। तो अगले साल भी हमारी वीडियो बहुत काम आने वाली है। आपका अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कोष्ठकेभ्यः शुद्धम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयेत। कोष्ठक में अव्यय पद दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? अव्यय पद। ये देखो ना, कोष्ठक में अव्यय पद दिए गए हैं। इनमें से चुन करके रिक्त स्थान भरना है और 4 करने हैं, 2 नंबर का है, यानी ये भी आधे आधे नंबर के हैं। तो अव्यय क्या होते हैं? थोड़ा चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अव्यय वो पद होते हैं जिनके रूप नहीं चलते। 7 विभक्तियों में, 3 लिंगों में, 3 वचनों में जो नहीं बदलते वही अव्यय कहलाते हैं। तो अव्यय की भी वीडियो हमने बना रखी है। आप प्ले लिस्ट में जा करके अव्यय की वीडियो देख सकते हैं, तो आपको अव्यय और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम हल करेंगे। विद्यालय अवकाशः आसीत। विद्यालय में छुट्टी थी। हया माने होता है कल, अद्य माने होता है आज।
तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो बच्चों, हयः माने कल होता है, तो आसीत के साथ ध्यान दीजिएगा, आसीत के साथ हमेशा हयः आता है। हयः मतलब क्या होता है? यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। तो कल विद्यालय में छुट्टी थी, तो उसके लिए हयः भरेंगे। क्या भरेंगे? हयः। इस तरह से अद्य माने क्या होता है? टुडे यानी आज। हयः माने क्या होता है? यस्टरडे। और एक है स्वा। स्वा माने क्या होता है? आने वाला कल यानी टुमारो। हयः माने बीता हुआ कल, अद्य माने आज, स्वा माने आने वाला कल। अगला है धूमो भवति तत्र अग्निर अपि भवति। क्या भरेंगे? अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, यत्र माने जहां, तो इसमें भरेंगे यत्र। यत्र धूमो भवति, जहां धुआं होता है, तत्र अग्निर अपि भवति, वहां अग्नि भी होती है। उसके बाद है सत्यस्य मार्गे चल। तो सर्वदा हमेशा, एकदा एक बार, तो एक बार सत्य के मार्ग पर नहीं चलना है, इसमें भरेंगे सर्वदा। उसके बाद है देशे जनतायाः शासनम अस्ति। देश में जनता का शासन है। पूरा माने पहले, पूरा माने क्या होता है? पहले। और अधुना माने होता है अब। तो बताइए, जनता का शासन अब है कि पहले था? तो अब है, तो क्या भरेंगे? अधुना। क्या भरेंगे? अधुना। उसके बाद है अंतिम है छात्राः भ्रमणार्थम गमिष्यन्ति। छात्र घूमने जाएंगे, गमिष्यन्ति, तो इसमें क्या भरेंगे? ध्यान से देखिएगा, स्वा भरेंगे। स्वा मतलब आने वाला कल। समझ में आ रहा है ना कैसे करने हैं? स्वा मतलब आने वाला कल। तो इसमें जहाँ पे गमिष्यन्ति यानी आपको इस मिल जाए, इस मतलब भविष्य, और भविष्य मतलब स्वा यानी टुमारो। सुन आ रहा है ना? ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रख करके आप अव्यय वाले प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं और 2 में से 2 पूरे नंबर पा सकते हैं। इसके आगे वाले प्रश्न बच्चों हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे। तो नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।